एक समय की बात है। हरिहरपुर गांव में रहने वाला भोलू ईमानदारी से दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी ही एक दिन उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। एक घायल गाय, टूटा हुआ भरोसा और रहस्यमयी घटनाएं उसकी जिंदगी को अंधेरे में धकेलने लगती हैं। तभी एक अनजान बूढ़ी औरत और एक डरावनी माला उसकी किस्मत को ऐसे खेल में उलझा देती हैं, जहां सच और धोखे में फर्क करना मौत और जिंदगी का सवाल बन जाता है। मेरी प्यारी कमली, तू चिंता मत कर। मैं तुझे अच्छा खाना नहीं दे सकता तो क्या हुआ, लेकिन ताजी घास तो दे सकता हूं। चल जंगल चलते हैं। तू आराम से जितनी घास दिल करे उतनी खाना। अब भोलू कमली गाय को लेकर जंगल चला जाता है। मैं दूध में पानी की मिलावट नहीं करता, इसलिए लोग मुझसे ही दूध लेते हैं। लेकिन केवल एक गाय होने के कारण मुझे बहुत कम मुनाफा होता है। काश मेरे पास और ज्यादा गाय होती तो मेरे हालात कुछ ठीक हो जाते। कोई बात नहीं, ऊपर वाले की जो मर्जी है मैं उसी में खुश हूं। भोलू कमली गाय को कुछ समय घास खिलाता है, फिर उसे लेकर वापस घर लौट आता है और उसका दूध निकालकर गांव में बेचने चला जाता है। काका, काकी ताजा दूध ले लीजिए, बिल्कुल शुद्ध, मलाईदार और गाढ़ा, बिना किसी मिलावट के। आइए काका और काकी, शुद्ध दूध ले जाइए। भोलू की आवाज सुनकर गांव की सुरेखा काकी घर से बाहर निकलकर आई और भोलू से कहने लगी, भोलू बेटा, तेरा दूध मेरे घर में सबको पसंद आता है, क्योंकि तेरे दूध में बिल्कुल भी मिलावट नहीं रहती, एकदम शुद्ध दूध रहता है, शुद्ध। हाँ काकी, मेरा मानना है कि काम कोई भी हो उसे पूरी ईमानदारी से करना चाहिए, और दूध में पानी की मिलावट करना भी तो धोखा है ना। चलो अब मैं चलता हूं। भोलू काकी से ये कहकर अब और भी गांव के लोगों को दूध देने जाता है। अरे बलराम काका, दूध वाला आ गया। दूध ले लो काका, दूध ले लो, दूध। अरे भोलू, आ रहा हूं ना, इतना शोर करने की क्या जरूरत है। अरे आज दूध इतना पतला क्यों है? ऐसा लग रहा है जैसे दूध कम, पानी ज्यादा है। काका कैसी बात कर रहे हो? मैं दूध में मिलावट नहीं करता। हाँ हाँ, वो तो साफ दिख रहा है कि दूध कितना शुद्ध है। मैं आज के पैसे नहीं दूंगा, भला पानी के पैसे भी कोई देता है क्या? काका ऐसा मत करो, मुझे दूध के पैसे दे दो। मैंने दूध में कोई मिलावट नहीं की है। चल चल, मुझे मत सिखा। आया बड़ा दूध में मिलावट नहीं है। अब जा यहां से, वरना तुझसे मैं दूध लेना ही बंद कर दूंगा। भोलू उदास थका सा चुपचाप वहां से लौट जाता है और धीरे धीरे अपने घर की ओर चल पड़ता है। गांव के ज्यादातर लोग कहते हैं दूध में मिलावट है, दूध अच्छा नहीं है। ये सब कहकर कभी कम पैसे देते हैं तो कभी पैसे ही नहीं देते। क्या लोगों को ऐसा करते शर्म नहीं आती? मैं तो पूरी ईमानदारी से दूध बेचता हूं, लेकिन फिर भी लोग मेरी मेहनत के पैसे नहीं देते। इतने से पैसों का मैं क्या करूं? इसमें तो बस कमली का खाना ही आ पाएगा। कोई बात नहीं, कमली का खाना खाना जरूरी है। मेरा क्या है, मैं तो एक दिन भूखा रह लूंगा। इस तरह भोलू की जिंदगी और भी मुश्किल हो चली थी। फिर एक दिन जब भोलू कमली गाय को जंगल में घास खिला रहा था, तभी वह कमली से कहने लगा, कमली, अगर तूने घास खा ली हो तो चल, वापस चलते हैं, वरना देर हो जाएगी। चल मेरी प्यारी कमली। क्या हुआ कमली, तू चिल्ला क्यों रही है? अरे कमली, तेरे पैर में तो कील चुभ गई है
और तेरा पैर बुरी तरह घायल हो गया है। भोलू कमली की हालत देखकर बहुत रोता है और अपनी किस्मत को कोसता है। कमली, मुझे माफ कर दे। मुझे ध्यान देना चाहिए था। तुझे इतनी चोट लग गई, अब तू चल कैसे पाएगी? तेरा घाव देखकर तो मुझे दर्द हो रहा है। मेरी किस्मत में न जाने क्या क्या लिखा है। लगता है मेरी किस्मत में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। भोलू बड़ी मुश्किल से कमली को घर लेकर आता है। कमली, चल खड़ी हो जा ताकि मैं दूध निकाल लूं। अरे कमली, तू तो खड़ी ही नहीं हो पा रही है। तू खड़ी नहीं हो पाएगी तो मैं दूध नहीं निकाल पाऊंगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो करूं क्या। कमली, तू खड़ी होने की कोशिश मत कर। तेरी सेहत से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मैं कुछ दिन दूध नहीं बेचूंगा ना। कोई बात नहीं, तू परेशान मत हो, बस तू आराम कर। कुछ देर बाद वही सुरेखा काकी भोलू के घर दूध लेने के लिए आई। तभी उन्होंने भोलू से कहा, भोलू बेटा, ओ भोलू, क्या हुआ? आज तू दूध लेकर नहीं आया? सब ठीक तो है? मेरा बेटा कब से भूखा है, मुझे दूध दे दे ताकि मैं उसे दूध पिला सकूं। काकी, मुझे माफ कर दो, मैं आज दूध नहीं दे पाऊंगा। मेरी कमली के पैर में चोट लगी है, इसलिए वो खड़ी नहीं हो पा रही है। और जब तक वो खड़ी नहीं हो पाएगी, मैं दूध कैसे दूंगा? अच्छा, ये बात है। कोई बात नहीं, तू कमली का ख्याल रख। तब तक मैं रमेश से दूध ले लूंगी। जब कमली ठीक हो जाए तो मुझे बता देना। इस तरह कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन भोलू का दोस्त रमेश भोलू के घर आता है और भोलू से कहने लगता है, भोलू, ओ भोलू, कैसा है तू? ठीक है ना? मैंने सुना था कमली घायल हो गई है। दोस्त, मेरी बात ध्यान से सुन। कमली अब किसी काम की नहीं है। तू इसे बेच क्यों नहीं देता? अगर तू कहे तो मैं इसे खरीद सकता हूं। नहीं नहीं, मैं अपनी कमली को नहीं बेचूंगा। ये मुझे बहुत प्यारी है। ये दूध दे या न दे, पर ये हमेशा मेरे पास रहेगी। कोई बात नहीं, मैं तो तुझे एक दोस्त के नाते सलाह दे रहा था। बाकी तेरी मर्जी है। तू इस बोझ को अपने पास रख या ना रख। चल, अब मैं चलता हूं। तू अपना ख्याल रखना और किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे जरूर बताना। इतना कहकर रमेश वहां से चला जाता है। रमेश भी ना चिंता में कभी कभी कुछ भी बोल देता है, बावला कहीं का। इसे क्या पता कमली मेरे लिए क्या है। मां के जाने के बाद से एक कमली ही तो मेरा सहारा है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरते रहे। एक दिन भोलू के घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसकी नजरें खाली रसोई पर पड़ी तो वह धीरे धीरे नम आंखों से सोचने लगा। घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। अब मुझसे यह भूख सही नहीं जा रही। काश मां होती। आज मुझे मां की बहुत याद आ रही है। एक काम करता हूं, रमेश से मदद मांगने जाता हूं। वह मेरी मदद जरूर करेगा। मेरा दोस्त है आखिर, कब काम आएगा। भोलू अब रमेश से मदद मांगने के लिए उसके घर की ओर चल देता है। कुछ ही समय में वह उसके घर पहुंच जाता है और घर के बाहर खड़ा हो जाता है। उधर घर के अंदर रमेश अपनी पत्नी लक्ष्मी से बातें कर रहा होता है। देखो भाग्यवान, उस भोलू का धंधा मैंने कैसे चौपट किया। मैं उसकी गाय भी खरीदने गया था ताकि आगे वो कभी दूध न बेच सके, लेकिन उसने बेचने से मना कर दिया। मैं भी देखता हूं कब तक वो अपनी गाय नहीं बेचता। जब घर में खाने को कुछ नहीं होगा तब उसे मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। अजी, भोलू तो आपका पक्का दोस्त है, फिर आप उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? भोलू तो आप पर अपनी जान छिड़कता है और आप उसके साथ ये सब कर रहे हो। दोस्त वोस्त कुछ नहीं है। अरे, उसके कारण लोग मुझसे दूध नहीं लेते, सब उसी से दूध लेते हैं। अब तू ही बता, ऐसे में किसी एक का धंधा तो चौपट होना था ना, तो मैंने सोचा उसका क्यों नहीं। ये सब सुनकर भोलू हैरान रह जाता है और अपने दोस्त के धोखे से फूट फूट कर रो पड़ता है। क्या यह सब रमेश ने किया था?
मेरी कमली को घायल करने के लिए रमेश ने कील रखा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा जिगरी दोस्त ऐसा करेगा, मेरी पीठ पर छुरा भोंकेगा। अब भोलू रोते हुए एक नदी के किनारे जाता है और वहां बैठकर फूट फूट कर रोता है। हे ऊपर वाले, तेरी दुनिया के लोग कितने निर्दयी हैं। इस दुनिया में दिल और ईमानदारी का कोई मोल नहीं है। सब धोखेबाज हैं, सब। भोलू की रोने की आवाज सुनकर एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और कहने लगती है, बेटा, तुम यहाँ ऐसे बैठकर क्यों रो रहे हो? क्या बात है, मुझे बताओ, इससे तुम्हारा मन हल्का होगा। बताओ बेटा, बोलो। भोलू उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताता है। फिर बूढ़ी औरत भोलू से कहती है, बेटा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यह लो, पहले ये फल खा लो, क्योंकि तुम भूखे हो। और इस जड़ी बूटी को अपनी गाय के घाव पर लगा देना, वो 1-2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्या सच में मेरी कमली ठीक हो जाएगी? अगर ऐसा है तो मैं यह जड़ी बूटी अपनी कमली के घाव पर जरूर लगाऊंगा। अब भोलू वह जड़ी बूटी कमली के घाव पर लगाता है और कमली 1-2 दिन में ही ठीक हो जाती है। अरे कमली, तू तो बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी प्यारी कमली, अब मैं तेरा बहुत ख्याल रखूंगा, तुझे कुछ होने नहीं दूंगा। ये सब उन अम्मा के कारण हुआ है, मुझे पहले उनका धन्यवाद करना चाहिए। भोलू अब नदी किनारे उन बूढ़ी अम्मा का धन्यवाद करने जाता है। वो बूढ़ी अम्मा कहाँ होंगी? अरे वो रही बूढ़ी अम्मा, लेकिन ये कर क्या रही हैं? लगता है ये नाव की मरम्मत कर रही हैं। अरे अम्मा, आप ये क्या कर रही हो? रुको, मैं आपकी मदद करता हूं। भोलू नाव बनवाने में बूढ़ी औरत की मदद करता है। काफी मेहनत और समय के बाद नाव बनकर तैयार हो जाती है। बेटा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तूने मेरी मदद की, वरना मैं अकेली इस नाव को कभी ठीक नहीं कर पाती। अब मैं आराम से अपनी मंजिल तक जा सकती हूँ। बेटा, ये ले, ये माला पहन ले, ये मेरी तरफ से तेरे लिए छोटा सा तोहफा। धन्यवाद अम्मा, अपना ख्याल रखना और कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे याद कर लेना। बूढ़ी औरत अपनी माला उतारकर भोलू को दे देती है और वहां से चली जाती है। इधर भोलू अपने घर वापस आ जाता है। फिर अगली सुबह। मेरी प्यारी गाय, कैसी है तू? रात में नींद अच्छे से आई थी ना? चल, अब मैं दूध निकाल लूं, फिर बेचने भी जाना है। अरे ये क्या हो रहा है? आज तो तू पहले से बहुत ज्यादा दूध दे रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? भोलू अब सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो खुश भी था क्योंकि आज उसे ज्यादा मुनाफा होने वाला था। शाम के समय। मेरी प्यारी कमली, तुझे पता है आज मुझे ज्यादा मुनाफा हुआ है क्योंकि तूने आज ज्यादा दूध दिया था। आज मैं बहुत खुश हूं। देख, मैं तेरे लिए सबसे अच्छा चारा लाया हूं, ले अच्छे से खा। फिर अगली सुबह। अरे कमली, आज तू दूध क्यों नहीं दे रही है? कल तो इतना दूध दिया और आज मैं इतनी देर से बैठा हूं और तू दूध ही नहीं दे रही है। अब मैं क्या करूं? लोगों को दूध कैसे बेचूं? अभी भोलू ये कह ही रहा था कि तभी उसके घर पर गांव के बलराम काका आ जाते हैं और भोलू से कहने लगते हैं, अरे ओ भोलू, कहाँ है? बाहर आ, आज तू दूध देने क्यों नहीं आया? तुझे पता है ना, मेरी बेटी दूध पिए बिना नहीं रह पाती। माफ करना काका, आज कमली की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए वो दूध नहीं दे रही है। आज तुम कहीं और से दूध ले लो, कल से मैं दूध लेकर जरूर आऊंगा। क्या नाटक है? अगर तेरा रोज का यही रहा तो मैं तुझसे दूध नहीं लूंगा। आया बड़ा, मेरा समय बर्बाद कर दिया। अब कुछ दिन गुजरते हैं
और भोलू के साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगती हैं। तभी एक दिन भोलू सुरेखा काकी के घर दूध देने गया था। वहां पहुंचते ही सुरेखा काकी उससे कहने लगी, अरे भोलू, ये क्या? आज इतना गाढ़ा दूध? तेरी गाय दूध ही दे रही है ना? ये तो एकदम मलाई की तरह लग रही है। चल, अच्छा ही है। इसी तरह गाढ़ा दूध दे तो मैं भी खुश और मेरे बच्चे भी खुश। हाँ काकी, मैं तो बिना मिलावट के ही दूध देता हूँ। तुम्हें तो पता ही है। और अब तो कमली और भी अच्छा दूध देने लगी है। 2-4 दिन तक भोलू ऐसे ही दूध बेचता रहता है। फिर एक दिन वह सुरेखा काकी के घर जाता है। तभी सुरेखा काकी उससे कहने लगती हैं, अरे ये क्या? इतना पतला दूध, ऐसा लगता है दूध में पानी नहीं, पानी में दूध मिलाया है। देख भोलू, तू भी और दूध वालों की तरह करेगा तो मैं तुझसे दूध लेना बंद कर दूंगी। सुरेखा ये कह ही रही होती है कि तभी बलराम काका आ जाते हैं। अरे सुरेखा बहन, ये भोलू पगला गया है। आजकल ये सही दूध लेकर नहीं आता, इसलिए मैंने इससे दूध लेना ही बंद कर दिया है। मेरी मानो तो तुम भी दूध मत लो। रमेश की गाय का दूध अच्छा है, मैं तो उसी से दूध ले रहा हूँ। काका कैसी बात कर रहे हो? पूरा गांव जानता है कि मैं दूध में मिलावट नहीं करता। अब मेरी गाय दूध ही ऐसा दे रही है तो मैं क्या करूं? काकी, आगे से आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ। इसके बाद मैं कुछ नहीं सुनूंगी। भोलू अब उदास होकर वहीं से जंगल की ओर चला जाता है। कभी कमली ज्यादा दूध देती है तो कभी दूध देती ही नहीं। कभी दूध एकदम पतला होता है तो कभी एकदम गाढ़ा। इस कारण लोग अब मुझसे शिकायत करने लगे हैं और कुछ लोगों ने तो दूध लेना ही बंद कर दिया है। ना जाने मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। लगता है मेरी किस्मत में अच्छे दिन लिखे ही नहीं हैं। भोलू अब अपनी किस्मत से हार मान लेता है और जंगल की ओर चला जाता है। तभी जंगल में उसे एक साधु संत मिलते हैं। साधु संत भोलू के गले में माला देखकर कहने लगते हैं, अरे ये माला इस व्यक्ति के गले में क्या कर रही है? सुनो बेटा, ये माला तुम्हारे पास कैसे आई? भोलू अब सारी बात साधु संत को बताता है। फिर साधु संत भोलू से कहते हैं, बेटा, ये माला एक चुड़ैल की है। वो ये माला जब किसी इंसान को पहनाती तभी वो अपनी शक्तियां वापस पा सकती थी और उसने ये कर दिखाया। अब धीरे धीरे करके वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। क्या वो बूढ़ी अम्मा एक चुड़ैल हैं? बाबा जी, इस माला को पहनने से ही मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं होने लगी हैं। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। अब क्या होगा बाबा जी? ये सब कैसे ठीक होगा? मैं ये माला उतारकर फेंक देता हूं, तब तो सब ठीक हो जाएगा ना? नहीं बेटा, माला उतारने से तुम्हें और बड़ा नुकसान हो सकता है। बेटा चिंता मत करो, हर मुश्किल का हल होता है। पहले तुम्हें उस चुड़ैल को ढूंढना होगा, फिर उसका बाल लेकर इस माला के साथ जलाना होगा, तब जाकर वो चुड़ैल मरेगी। जब चुड़ैल की मृत्यु होगी तो सब ठीक हो जाएगा। चुड़ैल को ढूंढने में तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए। जितनी जल्दी हो उसे मार दो, वरना अनर्थ हो जाएगा, अनर्थ। बाबा जी, मैं उस चुड़ैल को ढूंढने जरूर जाऊंगा और उसे मारकर ही दम लूंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए बाबा जी। अब भोलू चुड़ैल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इतनी देर से मैं उस चुड़ैल को ढूंढ रहा हूं, लेकिन वो चुड़ैल मुझे कहीं नहीं मिली। अरे वहां पर कौन है? अरे ये तो वही बूढ़ी औरत है। मुझे जल्दी से उसके पास जाना होगा और चुपके से उसका बाल लेना होगा। भोलू अब चुपके से उस बूढ़ी औरत का बाल लेने की कोशिश करता है। बूढ़ी औरत उसे ऐसा करते देख लेती है। बेटा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरा बाल क्यों लेना चाहते हो? तुम्हें मेरे बाल की अगर ज्यादा ही जरूरत है तो ले लो, लेकिन पहले वजह बताओ। भोलू उस बूढ़ी औरत को सारी बात बताता है। अब तुम्हारा असली रूप मेरे सामने आ चुका है। मुझे पता चल गया है कि तुम एक चुड़ैल हो। चुड़ैल, जब से तुमने मुझे ये माला दी है मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं, लेकिन अब नहीं, अब बहुत हुआ। बेटा, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ, बल्कि मैं
एक परी हूँ जिसे एक राक्षस ने ऐसा बना दिया है। वही राक्षस तुमसे साधु संत के रूप में मिला और तुमसे मुझे मारने को कहा। जब तुम मुझे मार दोगे तो मेरी सारी शक्तियां उसे मिल जाएंगी। तुम्हारे साथ होने वाली अजीब अजीब घटनाएं इस माला के कारण नहीं बल्कि उस राक्षस के कारण हो रही थी। वही ये सब कर रहा था। मेरी माला तो तुम्हारी रक्षा कर रही थी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर भोलू को एक बार फिर भयानक झटका लगता है। इतना बड़ा धोखा? क्या मैं धोखा खाने के लिए ही बना हूं? पहले मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया, फिर उस राक्षस ने। मेरा तो सबसे भरोसा ही उठ गया है। ऐसा नहीं है बेटा। इस दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं। बस हमें सही और गलत में फर्क पहचानना होता है। इस माला में वो शक्ति है जिससे तुम उस राक्षस को खत्म कर सकते हो। फिर मुझे आजादी मिल जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी यही चाहता हूं कि सब कुछ ठीक हो जाए। अगर मेरी एक कोशिश से आप आजाद हो सकती हो तो मैं वो कोशिश जरूर करूंगा। भोलू अब वापस उस राक्षस को ढूंढने के लिए चल देता है। अरे, वो राक्षस तो यहां है ही नहीं। वो रहता कहां होगा? मैं उसे कहां ढूंढूं? आसपास देखता हूं, शायद वो यहीं कहीं हो। बाबा जी, आप कहां हो? देखो, मैं चुड़ैल को मारकर आ गया। बाबा जी। भोलू की आवाज सुनकर वो राक्षस साधु संत के रूप में उसके सामने आता है और कहता है, क्या सच में तुमने उस चुड़ैल को खत्म कर दिया है? अगर वो खत्म हो चुकी है तो मुझे पता क्यों नहीं चला? वो अभी भी जीवित है। हाँ, मैंने उसे नहीं मारा क्योंकि वो कोई चुड़ैल नहीं है और ना तुम कोई साधु संत हो। तुम एक राक्षस हो। राक्षस। तुम्हें क्या लगा था मुझे सच्चाई का पता नहीं चलेगा? अब तुम्हारा खेल खत्म हुआ। भोलू की बात सुनकर वो राक्षस अब अपने असली रूप में आ जाता है। तू मुझे मारेगा? तुझे पता नहीं है मैं कोई छोटा मोटा राक्षस नहीं हूं बल्कि राक्षसों की दुनिया का सबसे शक्तिशाली राक्षस हूं। मुझे मार सके आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। तुझे अपनी शक्तियों पर बहुत घमंड है ना? लेकिन याद रख, सच्चाई की ताकत के सामने कोई ताकत टिक नहीं सकती। राक्षस अब अपनी शक्तियों से भोलू पर वार करने लगता है, लेकिन भोलू की माला भोलू को सुरक्षा कवच के अंदर सुरक्षित कर देती है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी शक्तियां काम क्यों नहीं कर रही हैं? और इसके चारों ओर सुरक्षा कवच कैसे बन गया? हे शैतानों के देवता, मुझे शक्ति दो, शक्ति दो, शक्ति दो। राक्षस एक बार फिर कोशिश करता है और अपनी पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन इस बार भी भोलू को कुछ नहीं होता। मैंने कहा था ना, बुराई कितनी ही बड़ी क्यों न हो, अच्छाई का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब मैं तुझे सच्चाई की ताकत दिखाता हूं। अब भोलू अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके राक्षस पर भरपूर प्रहार करता है और उस राक्षस को खत्म कर देता है। आया था बड़ा सबको खत्म करने, आज खुद ही खत्म हो गया, धोखेबाज कहीं का। राक्षस के मरते ही बूढ़ी औरत एक सुंदर परी में बदल जाती है और भोलू के पास आती है। भोलू, तुमने कर दिखाया। तुमने इस धरती का सबसे बड़ा खतरा खत्म कर दिया है। देखो, मैं अपने असली रूप में आ गई हूं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। धन्यवाद भोलू, तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी से आज तुमने इतनी बड़ी जंग जीत ली है। ये सब मुझसे कभी नहीं हो पाता अगर आप मुझे हिम्मत नहीं देती तो। शुक्र है कि अब सब कुछ पहले की तरह हो गया है। अब कम में गुजारा होगा, लेकिन सुकून के साथ। भोलू, मैं जानती हूँ तुम्हारे जीवन में कितनी परेशानियां हैं, इसलिए मैं तुम्हें ये जादुई फूल देती हूँ। इसे अपने आंगन में लगा देना। इसकी सुगंध से तुम्हारी गाय रोज ज्यादा दूध देगी। क्या सच में? मैं इस फूल को अपने आंगन में जरूर लगाऊंगा। धन्यवाद नीलपरी, जीवन भर मैं आपका आभारी रहूंगा। अब तुम्हारे जीवन की सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। लेकिन याद रहे, कभी भी किसी की मदद करने में पीछे मत रहना, हमेशा लोगों की मदद करना।
जी नील परी, मैं हमेशा सबकी मदद करूंगा। फिर नील परी भोलू को एक जादुई फूल देकर चली जाती है। इधर भोलू उस फूल को लेकर घर आ जाता है और अपने आंगन में लगाने लगता है। हाँ, लग गया फूल। देख कमली, कितनी अच्छी सुगंध है। इस फूल के कारण अब हमारे हालात बदलने वाले हैं। भोलू के फूल लगाते ही अब कमली ज्यादा दूध देने लगती है, जिससे भोलू को रोज ज्यादा मुनाफा होने लगता है। अब भोलू और गाय खरीद लेता है और उसकी किस्मत धीरे धीरे करके बदल जाती है। अब वो एक बड़ा दूध का व्यापारी बन जाता है और गरीबों की मदद भी करता है।